लो जी भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है उसके लिए। अब देखना यह है कि इसमें पीसीबी ने कितने ब्लंडर मारे हैं और कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई है। आपको क्या लगता है कितने ज़्यादा ब्लंडर्स हैं और क्या ये सारी जो सिलेक्शन हुई है ये मेरिट पे है? तो आप कमेंट करके बताएं क्या आपकी राय है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल आइकन को दबा देना नेक्स्ट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 16 रुकनी स्क्वाड। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कप्तान की, तो वो हैं सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा का अगर इंटरनेशनल करियर देखा जाए तो जो पिछली इनकी सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद द बॉल विद द बैट। ये अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं टी20 के अंदर। लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो इनकी ओडीआई के अंदर आई थी, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस आई थी, वो अलग है। लेकिन टी20 के अंदर ये एक डिसेंट से अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं विद द बैट विद द बॉल, यानी दोनों तरफ से अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद हैं हमारे नायब कप्तान शादाब खान। शादाब खान की आप पीछे वाली सीरीज़ उठा के देख लो तो इतनी ज़्यादा मार पड़ी है उस बंदे को, इतनी ज़्यादा कुट खाई है कि जब भी वो बॉल लेकर सामने आता है तो सामने वाली टीम उसको इस तरह से मारती है, इस तरह से मारती है जैसे किसी का कर्जा लेना हो और वो वापस ना कर रहा हो तो उसे मारा जाए। मतलब शादाब खान बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और बैटिंग भी है, वो नीचे से आके बैटिंग कर लेता है, ठीक है, वो अच्छे रन बना जाता है। लेकिन अगर आपको एक बैटर ही चाहिए था तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन कैरी कर सकते थे, बजाय इसके कि आप एक ऑलराउंडर कैरी करें और आप उसको नायब कप्तान बना रहे हैं। किस बेस पे, समझ से बाहर है। उनकी कप्तानी और नायब कप्तानी मेरी समझ में तो आने वाली नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस्लामाबाद के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब्बास अफरीदी जैसा बंदा एक ओवर के अंदर वहाँ पर उसको 24 रन मार रहा है। और अब्बास अफरीदी कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, अब्बास अफरीदी कोई बैट्समैन नहीं है, वो एक बॉलर है और वो 24 रन मार रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग फारग है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको टीम के साथ कैरी किया जा रहा है एज ए नायब कप्तान। तो बड़ी बात है भाई। पता नहीं आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो बाकी सबके पास नहीं है। उसके बाद अगर हमारी टीम का टॉप ऑर्डर देखा जाए तो हमारी टीम के अंदर इस टाइम 5-5 जो हैं वो ओपनर हैं। सबसे पहले फ़खर जमान, वो हमारी टीम के ओपनर हैं। उसके बाद साइम अयूब, वो भी हमारी टीम के ओपनर हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान, वो भी हमारी टीम के ओपनर हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस, वो भी हमारी टीम के ओपनर हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस जो कि हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी ओपनर है। यानी कि एक स्क्वाड के अंदर आप 5-5 ओपनर कैरी कर रहे हैं, तो आप किस किस को एडजस्ट करेंगे? हाँ, मोहम्मद हारिस वो नीचे खेलता रहता है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो हो सकता है वो नीचे एडजस्ट हो जाए। हसन नवाज़ को आप नंबर 4 पे एडजस्ट करेंगे क्योंकि उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर जाके नंबर 4 पर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आप साहबजादा फरहान को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, साइम अयूब को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और तो और फ़खर ज़मान को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? हाँ, फ़खर ज़मान नीचे खेलता रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़खर ज़मान की सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस आती है वो कहाँ पे आती है? वो नंबर 1 पे आती है, वो ओपनर आती है। अभी वो टॉप स्कोरर है पीएसएल के अंदर, साहबजादा फरहान है, उसके बाद जेम्स विन्स है और उसके बाद ये फ़खर ज़मान है, टॉप स्कोरर है। लेकिन कहाँ पर टॉप के ऊपर आता है तब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अगर वो नीचे खेलने आता है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आपने 5-5 ओपनर कैरी की। अब देखना ये है कि आप इनको किस तरह से टीम के अंदर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आपने 2 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कैरी किए हैं, जिसमें एक हुसैन तलत है, बल्कि 2 नहीं मैं 3 कहूँगा। 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आपने कैरी किए हैं। एक हुसैन तलत हैं जिनकी काफ़ी अरसे बाद वापसी हुई है और पीएसएल के अंदर विद द बॉल तो उन्होंने इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन विद द बैट डिसेंट परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन दूसरे नंबर पे बात करें राणा जी की, तो वो भाई विद द बॉल विद द बैट कमाल कर रहे हैं इस पीएसएल के अंदर। आप कह सकते हैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हाँ, पिछली उनकी न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी ओडीआई के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट। बॉल वो इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन विद द बैट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस पीएसएल के अंदर वो टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में भी टॉप 5 के अंदर मौजूद हैं। और इस पीएसएल के अंदर जो 5 विकेट हॉल है वो सिर्फ एक बंदे ने ली है और वो है राणा जी, इनके अलावा कोई नहीं है। मतलब बहुत अच्छे बॉलिंग फिगर हैं और बैटिंग भी वो अच्छी कर रहा है, तो वो डिज़र्व करता है टी20 के अंदर आना। उसके बाद तीसरे नंबर पे इरफान खान न्याजी। अब इरफान खान न्याजी जो हैं वो अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक टी20 के अंदर उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है कि जिसकी बिना पर उनको दोबारा
दोबारा कैरी किया जाए। हाँ, सिर्फ इस PSL के अंदर एक मैच के अंदर, जस्ट एक मैच के अंदर लास्ट वाले ओवर्स के अंदर आकर उन्होंने मैच फिनिश किया था लाहौर के खिलाफ। क्या इस बिना पर उनको टीम के अंदर ले गए हैं कि 10-15 मैचेस में से एक मैच उसने वो फिनिश कर दिया? तो ये तो कोई मेरिट ना हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं इरफान खान नियाज़ी ने। हाँ, वो परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अपनी फील्डिंग से वो परफॉर्मेंस देता है, अपने थ्रो मारने से। उसकी फिटनेस लेवल बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी वजह से उसको टीम में लाना क्या सही होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, आपने इसका जवाब ज़रूर देना है। उसके बाद बॉलिंग में आ जाएं तो अबरार अहमद, जिनको टीम में लाना बहुत ज़रूरी था, और उनकी परफॉर्मेंस चाहे फटा विकेट उठा लो, चाहे जिस तरह की भी विकेट उठा लो, टर्न विकेट उठा लो, ग्रीन विकेट उठा लो, वहाँ पर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लो, आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ उठा के देख लो, आप उससे पीछे वाली सीरीज़ उठा के देख लो, आप PSL देख लो, अबरार अहमद परफॉर्म कर रहा है। और उसके साथ एक और बंदा होना चाहिए था जिसका नाम है सुफियान मुकीम। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम सिलेक्शन का म्यार क्या है। क्या PSL हमारी टीम सिलेक्शन का म्यार है? अगर PSL हमारी टीम सिलेक्शन का म्यार है तो फिर तो अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, क्योंकि इस टाइम PSL का टॉप विकेट टेकर आई थिंक वही है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी सिलेक्शन का म्यार है तो फिर तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन दे के आई थिंक 2 विकेटें उड़ाई थी सुफियान मुकीम ने, तो वो दोनों बंदे ही नहीं है। तो हमारी टीम सिलेक्शन का म्यार क्या है ये समझ नहीं आ रहा। इन दोनों बंदों को तो ज़रूर होना चाहिए था। और इस PSL के अंदर जो फटा विकेटें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रन पड़ रहे हैं, तो मैं 2 बंदों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि वो इस टीम के अंदर होने चाहिए थे। एक तो थे खुरम शहजाद, जो उनकी बॉल टर्न करती है और फ़खर जमान जैसे बंदे को बोल्ड मार सकता है वो बंदा, और एक डिसेंट सी बॉलिंग करता है। अपने इकोनॉमी रेट को भी वो इतना ज़्यादा मेंटेन रखता है, अपनी बॉलिंग को भी इतना ज़्यादा मेंटेन रखता है। बॉल घूमती है उसकी, स्विंग करती है, आउट स्विंग करता है। और पाकिस्तानी डेल स्टेन आप उसको कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। आपको उसको टीम के अंदर मौका देना चाहिए था। वो टेस्ट के अंदर खेलता है, टेस्ट क्रिकेट उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको T20 के अंदर भी उसको मौका देना चाहिए था। हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में हो यार ये बनता नहीं था, लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक खुरम शहजाद का होना बनता था। हसन अली को कैरी किया है। हसन अली PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी विकेटें ले रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आकर अब देखते हैं कि वो अपने जलवे किस तरह से बिखेरता है। क्या उसी तरह से बिखेर सकता है जिस तरह 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बिखेरे थे, या फिर कुछ मुख्तलिफ करके दिखाता है? उसके बाद हमारी टीम के अंदर नसीम शाह सेलेक्ट हुए हैं। अब नसीम शाह जो है उनके कभी कभी स्पेल्स इतने कमाल के होते हैं कि बैट्समैन समझ ही नहीं पाते कि ये बॉल जा किधर रही है, बॉल घूम कैसे रही है। लेकिन कभी कभी पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो ऐसे ब्लंडर मारते हैं, ऐसी बॉल फेंकते हैं, बंदा उठा उठा के बाहर फेंकता है। हसन नवाज ने उनको उठा उठा के बाहर फेंका, लेकिन कभी कभी उनकी बॉल इतनी ज़्यादा घूमती है। अब नसीम शाह का समझ नहीं आता कि उसको बंदा टीम में रखे या ना रखे, क्योंकि कभी कभी तो उसकी बॉल, अब ये ऐसा बॉलर है कि जो ज़्यादा विकेटें नहीं लेता। ये आपको तब भी पता था जब उसकी पीक थी, जब वो अपनी पीक की परफॉर्मेंस दे रहा था ना, तब भी वो ऐसे ही करता था कि वो बैट्समैनों को तंग करता था। वो बैट्समैनों को ऐसा फंसा लेता था कि आपके दूसरे जितने भी बैट्समैन थे, जितने भी आपके दूसरे बॉलर थे, वो आके विकेट उड़ा लेते थे, क्योंकि नसीम शाह उनको इतना तंग कर देता था, उनको थका देता था, उनको बॉल खेलने नहीं देता था। ये ज़्यादा विकेट उड़ाने वाला बॉलर नहीं है, ये तंग करने वाला बॉलर है। लेकिन कभी कभी अभी वो करता है, लेकिन अभी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी ऐसे हो जाती है कि वो सीधा बल्ले पे बॉल देता है और वो सामने वाले उठा के बाहर फेंकते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ का तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरह से एशियन कंडीशन के अंदर इस टीम के अंदर उसका सिलेक्ट होना नहीं बनता था। हाँ, अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे होते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते, न्यूजीलैंड जा रहे होते, तो मैं कहता कि भाई इसका बनता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से एशियन कंडीशंस के अंदर उसका सिलेक्ट होना नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल ये बात अलग है कि वो बंदा T20 का टॉप विकेट टेकर है, विकेटें उसको मिलती है, लेकिन रन इतने ज़्यादा वो दे देता है एशियन कंडीशन के अंदर। उसकी बॉल हमेशा बाहर बाउंड्री के जाती है और दूर दूर लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं, तो उसकी भी सिलेक्शन की समय थोड़ी सी मुश्किल है। और उसके बाद साहबजादा फरहान, एशियन कंडीशंस के अंदर वो बंदा कामयाब हो सकता है। शॉर्ट बॉल से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, उसको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब भी उसके ऊपर शॉर्ट बॉल आती है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कैच दे बैठता है। शायद से वो शॉर्ट बॉल के ऊपर काम करना चाहता नहीं है, या फिर वो अपना करियर ख़राब करना चाहता है समय से बाहर। आप देखते ये हैं कि आने वाले मैच के अंदर वो क्या करेगा, क्योंकि एशियन कंडीशन है तो उसके लिए ये हेल्पफुल कंडीशन है, तो यहाँ पर वो अपना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं। अब मोहम्मद हारिस को T20 के अंदर काफ़ी सारे मौके मिल चुके हैं
इंटरनेशनल के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर उसकी अभी सिंगल 50 नहीं है। वो आता है बैट के साथ 1 2 3 छक्के मार के चला जाता है, उसकी एक सिंगल 50 भी नहीं है। उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाँ, उसका माइंडसेट ठीक है कि तेज़ खेलना है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपका विकेट पे खड़ा होना भी ज़रूरी है। आप विकेट पे ही नहीं रुक रहे तो क्या करेंगे आप 170 200 के स्ट्राइक रेट को? आपकी अगर 50 ही नहीं आ रही, आपके अगर रन ही नहीं आ रहे, तो 200 का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं है। तो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ आपका विकेट पे खड़ा होना भी ज़रूरी है। हो सकता है ये आपका लास्ट मौका हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौके मिल चुके हैं आपको। अगर यहाँ पर भी आप इस तरह की इनिंग नहीं खेलेंगे कि जो लोगों को इम्प्रेस कर सके, तो शायद आपका T20 करियर ख़त्म हो जाए। तो ODI के अंदर तो आपको पहले नहीं खिलाया, T20 करियर भी ख़त्म हो गया, तो फिर PSL ही बचेगा या फिर बाकी लीग्स बचेंगी। तो एक ऐसी इनिंग खेल दो यार, 100 रन बना दो, 120 बना दो, मतलब एक ऐसी इनिंग खेल दो कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। जैसे हसन नवाज़ ने 45 बॉल के अंदर 100 बना दिया, अब लोग उससे इम्प्रेस हो गए और फिर उसने आके क्वेटा के अंदर भी परफॉर्मेंस दी। अब आपको क्या लगता है कि किस बंदे को टीम के अंदर होना चाहिए था, जिसका टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको नहीं रखा गया? अगर आप बात करेंगे बाबर, रिजवान और शाहीन की, तो मैं कहूँगा उनको यहाँ पर इस टीम से ड्रॉप करना कोई बड़ा ब्लंडर नहीं है, क्योंकि ये सामने वाली छोटी टीम है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी टीमें होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंडिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, तो वो उनका किसी छोटी टीम के साथ मैच होता है तो वो अपने जो उनके स्टार्स होते हैं वो उनको रेस्ट ही देते हैं। अब आप देख लें कि कोई भी मसलन ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अब वो किसी छोटी टीम के साथ खेलने के लिए जाती है, उसमें मिचेल स्टार्क नहीं होता, उसमें पैट कमिंस नहीं होता, उसमें जो हैजलवुड नहीं होता, उसमें उनका स्टीव स्मिथ नहीं होता, उसमें ट्रेविस हेड नहीं होता, उसमें सारे नए लड़के होते हैं। अगर पुरानी टीम को उन्होंने खिलाना होता है, अपने स्टार्स को खिलाना होता है, तो वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ खिलाते हैं, छोटी टीम के खिलाफ नहीं खिलाते। इसी तरह इंडिया करता है। इंडिया का जब किसी छोटी टीम के साथ सीरीज़ होती है, T20 सीरीज़ होती है, इवन के साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ भी जब उनकी सीरीज़ होती है, तो वो छोटे लड़कों को मौका देते हैं। वो विराट कोहली, वो रोहित शर्मा, अभी तो वो खैर रिटायर हो गए हैं, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने बड़े लड़कों को रेस्ट ही देते हैं। तो इनकी रेस्ट बनती थी। अगर टीम के अंदर किसी बड़े स्टार को रखना ही था तो वो बाबर आजम का बनता था, क्योंकि बाबर आजम जो है वो इस टाइम PSL के जो 5 टॉप स्कोरर है ना, उनमें शामिल होता है। 288 रन आ गए तो उसके मैचेस खत्म हो गए, लेकिन इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं थी PSL के अंदर कि उसको बिल्कुल PSL की बिना पर ही बाहर किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि उसको रेस्ट दी जा रही है, तो वो अपने आप पर काम करे और दोबारा जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज़ हो तो वो वापसी करे। तो आपको क्या लगता है, किसको टीम के अंदर होना चाहिए था और किसको टीम के अंदर नहीं होना चाहिए था? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए